गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर पे, केमिकल काइनेटिक्स पे। माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल गाइड। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें हम आज क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डाल दो कि केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ठीक है, ब्रांच, ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या क्या, देख लो। जैसे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का हम रेट निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ROR लिखेंगे। यहाँ पे लिख लो, आगे लिख लो, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ROR लिखेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, किसी भी रिएक्शन का हम रेट निकालेंगे किसी भी टाइम पे। सेकंड हम पढ़ेंगे फैक्टर which affect with ROR, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ROR पे, ठीक है। और थर्ड हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, ठीक है। लास्ट में मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म है उसका हम ऑपरेशन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड तक, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्लियर। इधर देख लो, मैं पढ़ना क्या क्या है इधर, एक अच्छे से बना लो इसमें क्या क्या है, हमें चीड़ फाड़ देनी है चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। और हमने क्या बताया था, फैक्टर अफेक्ट ROR, ठीक है। फैक्टर अफेक्ट ROR, किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करता है ROR। एक तो फर्स्ट बेस्ट देखो, टेम्परेचर समझ आओगे, और एक कंसंट्रेशन, ठीक है। किन किन फैक्टर पे मेन तो ये वैसे 7 फैक्टर से हम बताएंगे, बट मेन फैक्टर ये टेम्परेचर पे हम आगे चल के देखेंगे। आगे आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन आगे चल के हम विस्तार से पढ़ेंगे। और कंसंट्रेशन देखो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चीज है सब। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें। इससे पहले जो इसके पहला वाला चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसे बहुत इजी चैप्टर है, बहुत हलवा चैप्टर। इससे हम कई IIT के क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन IIT में आते हैं, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद रेट ला पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे क्या, एक बार रिपीट कर लो। हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर पे, टेम्परेचर पे, कंसेंट्रेशन पे। टेम्परेचर से पूरा हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और कंसेंट्रेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम मैकेनिज्म करेंगे रिएक्शन का, ठीक है। छेड़फाड़ करेंगे रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी। और हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म हम रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर में पढ़ना क्या है, हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्ट किन फैक्टरों पे है, टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे। इसे 7 फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन फैक्टर यही दो है जो हमें पढ़ना है, टेम्परेचर, आर्हेनियस इक्वेशन। इससे पूरा भी टेम्परेचर के बारे में जाएंगे, तो उसके डीपली, एकदम से डीपली पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एकदम चीड़ फाड़ करके इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। और रेट लॉ पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। मॉलिक्यूलरिटी और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इनको नोट कर लो ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
ओ ठीक है, बहुत छोटा है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। मार्कर थोड़ा डिम चल रहा है, दूसरा मार्कर दे देता हूँ, ये लेता हूँ। चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट यहाँ लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इसमें देखो विथ रिस्पेक्ट टाइम की, देखो इधर देखो कि जैसे मान लो कोई फास्ट रिएक्शन है, आयोनिक रिएक्शन है, तो आयोनिक रिएक्शन मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखो, आयोनिक रिएक्शन मान लो, आयोनिक वेरी फास्ट रिएक्शन, देखो समझो, फील लो भी सब समझ में आएगा। वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे मान लो आयोनिक रिएक्शन है, आयोनिक ठीक है, आयोनिक NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट, थोड़ा पीछे देख लो, NaCl प्लस Cl AgNO3 गिव्स आउट AgCl NaNO3 प्लस ऑफ NaNO3। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने में इसे 10⁻⁶ इतना फास्ट रिएक्शन। अब इतना फास्ट रिएक्शन लेंगे, अगर इतना फास्ट रिएक्शन लेंगे तो ROR कैन नॉट बी डिफाइंड, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। तो इतने पे ROR कैन नॉट बी डिफाइंड, इतना तेज हम डिफाइंड, इतना मतलब इतने का नहीं कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है यार। इतनी तेज देखो, रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻⁶ पर सेकेंड, तुरंत रिएक्टेंट से तुरंत प्रोडक्ट। ये तो नॉलेज है कि ये हमारा, जैसे मान लो ये है प्लस बी है, गिव्स आउट सी, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, हमारा प्रोडक्ट है। अरे चलो अभी इसे डीपली देखेंगे, ये भी बताएंगे। मतलब ROR कैन नॉट बी डिफाइंड, वर्ड ही खा जाता हूँ, ठीक है। NaCl3 प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3, बहुत फास्ट रिएक्शन है। इतना फास्ट रिएक्शन भी काम ROR नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो भैया, वेरी स्लो रिएक्शन देखो, थोड़ा धीरे कर रहा हूं, वेरी स्लो रिएक्शन देखो, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो बहुत फास्ट कोई नहीं लेना है रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में देखो, वेरी स्लो रिएक्शन है जैसे मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन्स है, रस्टिंग ऑफ आयरन्स देखो सालों लग जाते हैं। अब इतना भी लंबा नहीं लेना है कि बहुत साल लग जाए, इन्हें लगता है कंप्लीट होने में, टेक ईयर कंप्लीट, सालों लग जाते हैं कंप्लीट होने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में सालों लग जाते हैं। तो यहां पे भी ROR इज प्रैक्टिकली नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरह भी डिफाइंड नहीं कर पाओगे, ROR कहां निकाल पाओगे, इतना सालों लग जाए, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स अरे लोहे पे जंग, मतलब सालों लग जाते हैं इसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, जंग बनने में सालों लगते हैं, जंग लगता रहता है। तो इस कंडीशन पे भी तुम ROR फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ROR प्रैक्टिकली नॉट डिफाइंड, ओके। तो प्लीज नोट डाउन, उसके आगे बताता हूँ। तो गाइस नोट हो गया, इरेज कर रहा हूं। अब देखो, इरेज कर दो, पोलराइज कर दो, वो भी टॉपिक भी इरेज हो गया। लाल पे हल्का भी था ना, उसका कर देता। राइट, ठीक है। हम देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन लेंगे, हम क्या लेंगे, मॉडरेट रिएक्शन लेंगे, ठीक है, जिसका हम निकाल सके
आर हुआ रेट ऑफ रिएक्शन जिसका हम निकाल सके, जैसे मॉडरेट रिएक्शन में जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स ये क्या कहता है, देख जैसे ये क्या कहता है, मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखो ये बहुत फेमस एग्जांपल है, N2 + 3H2 gives out 2 mole of NH3, NH3, हाँ 2 moles of NH3, ठीक है। तो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहां पे देखो ये, यहां पे देखो तो देखो यहां पे देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ यहां पे, और यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई यहां पे। तो इन दोनों को देखो, ब्रेक से फॉर्मेशन होने में जो इनफाइनाइट टाइम लगा, ठीक है, वो अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट टाइम। यहां पे देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पे की बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो इन दोनों के बीच में लगा जो टाइम, इसे हम कहते हैं फाइनाइट टाइम, ओके। तो यहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं, यहां पे हम ROR मेजर कर सकते हैं जब N2 + 3H2 gives out 2 moles of NH3, then N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे NHH, ठीक। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पे जो यहाँ से ब्रेक से फॉर्मेशन भी जो टाइम लगा, इसे हम कहते हैं फाइनाइट टाइम। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। अभी इसे नोट डाउन करो, तो थोड़ा एग्जांपल ले, ठीक है, नोट हो गया, इरेज कर रहा हूं। अब देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इरेज करो, थोड़ा जगह हो जाए, थोड़ा एग्जांपल ले लो जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल, एग्जांपल 2A + 3B gives out 4C, ठीक है। मान लो कोई रिएक्टेंट है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, मान लो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो एक घट रहा है, घटता जा रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन इसका घटता जा रहा होगा, इसका बढ़ता जा रहा होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, ठीक है। हम एवरेज ROR निकालेंगे, पहले एवरेज निकालना सीखेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस भी निकालना सीखेंगे, पहले एवरेज जानेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो एवरेज ROR निकालने का तरीका देखो, तो जो ये लगा रहेगा इसे हम अपॉन में कर देंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं इसे हम अपॉन में कर देंगे। तो 1/2 यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए यहां पे आगे माइनस रहेगा। तो डेल्टा A कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा T, इतना क्लियर है, डेल्टा A और डेल्टा T, ठीक है। थोड़ा सारा कर लो कि देखने में अच्छा लगे, यहां पे इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये अपॉन में चला आएगा, तो ये भी घट रहा है, इसका भी टाइम के साथ में कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इसका -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और टाइम के साथ जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वैसे वैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1/4 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा C कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्लियर है इतना। 2AB + 3B गिव्स आउट प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये कहता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है, जैसे जो हमारा लिखा हो आगे, जो भी नंबर हो या फिर कुछ भी हो, तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में चलाएगा, ठीक है। और टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, तो टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है।
और इसका टाइम के साथ में कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है तो कम होते 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 प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मान लो इसे लिखना हो मैं 2x प्लस वाई, सॉरी सब क्लियर लिखो, 2x प्लस वाई गिव्स आउट जेड, 2x प्लस वाई गिव्स आउट जेड। ठीक है, जेड जेड 1 1 हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, 2z कर दो, वो जेड भी करो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसका एवरेज आर वन निकालना, तो अब आप तो निकाल ही लेंगे, इसका निकाल दीजिए, देखो इसका कैसे निकलेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो में चला आएगा, टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो निगेटिव रहेगा। डेल्टा एक्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, कुछ नहीं है तो समझो 1 लिखा हुआ है तो -1/1 कंसंट्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है 1/2 डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, जैसे 2x प्लस वाई गिव्स आउट 2z, तो एवरेज आर ओ आर निकालने देखो, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा रेशियो में चला आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे चला है, कंसंट्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है इसलिए आगे माइनस लगा देंगे, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमें प्लस लगा देंगे। क्लियर है इतना, क्लियर। तो एवरेज आर ओ आर निकालना सीख गया। अब मान लो यहाँ पे हम निकालना हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई निकालना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई निकालना। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई कैसे निकालें। तो इसमें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं, बस बाकी सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। जैसे वाई का है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, और ये जो कि निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए मॉड लगा देंगे कि निगेटिव ना हो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना जान गए। अगर मान लो रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा हो कि हमें बताओ मैं वाई का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी मॉड लगा दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डू नॉट राइट। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना है आगे। ठीक है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालना हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालते हैं, मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जेड निकालना हो, प्रोडक्ट का निकलता है डिसअपीयरेंस। यहाँ पे ऊपर वाला एग्जांपल इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले से भी कर सकते हो कोई नहीं, लेकिन ये चाहे से करो आपकी मर्जी। मान लो यहाँ पे मैं निकालना हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जेड। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दोगे डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी। थोड़ा क्लियर लिखो कि समझ में आए, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, साइड में मॉड लगा दो क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जेड लिखने का तरीका। ठीक है, समझ में आया क्या प्रोसेस है, क्लियर है। ओके, नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूं। थोड़ा देख लो, जैसे टाइम के साथ में हमने क्या बताया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम के साथ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल और मतलब देखो यहाँ पे, जिसे आप लोग करोगे 4 moles of NH3 plus 4 moles of NH3 plus 5 O2 gives out 4 जी मार्कर को थोड़ा इंक गिरा देते हैं फिर लिखते हैं। तो देखो एक और देखो जो आप लोग करेंगे। ठीक है, 4 moles of NH3 plus 5 moles of O2 gives out 4 moles of NO plus 6H2। ठीक है, अब इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, इसका कैसे लिखोगे। हो गया, मैं लिखूं, बहुत इजी है, हलवा चीज है, लिख रहा हूं। तो देखो कैसे लिखना है इसका, ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट।
तो एवरेज आर वार इसका कैसे लिखोगे? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आगे बता रहा हूं, डेल्टा NH3 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा आगे आ जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है इसलिए आगे माइनस लगा दिया, तो डेल्टा O2 मींस कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्लस लगाओगे आगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ NO विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिख लो प्लस ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो हमसे कोई कह दे कि मुझे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल। तो NO का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा NO बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है। अगर हमसे कोई कह दे कि हमें बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बताओ, तो ये भी बहुत इजी है, या डायरेक्ट लिख दोगे डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डायरेक्ट लिख दोगे, कोई कुछ नहीं है, मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके गाइस, नोट डाउन कर लो। नोट हो गया? इरेज करूं? इरेज कर रहा हूं। तो चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं। N2 plus 3H2 gives out 2 moles of NH3. During the formation of ammonia, 2 moles of N2 disappear in 1 minute. Find the rate of reaction, rate of appearance of NH3, rate of disappearance of H2. And और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा छूट गया, देख लो। द वॉल्यूम ऑफ अ वेसल विद द वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, ठीक, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन 1 लीटर। तो N2 plus 3 moles of H2 gives out 2 moles of NH3. During the formation of ammonia, 2 moles of N2 disappear in 1 minute. Find the rate of reaction second क्या है, rate of appearance of NH3, third क्या, rate of disappearance of H2, the volume of a vessel in 1 liter। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 moles of N2 disappear in 1 minute। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होता है, concentration of N2 with respect to time, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ये सब लोग जानते होंगे, तो कॉमन सी चीज है, लेकिन मैं कॉमन सी छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल पर लीटर, कितने मोल्स दे रखा है, 2 मोल्स ऑफ N2 मीन 2 मोल्स। ठीक है, 1 लीटर में। ठीक है, यहां से टाइम कितना है, टाइम 1 मिनट है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 मिनट, नीचे रहेगा, नीचे से ऊपर आएगा 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। इतना सबको समझ में आया? कॉमन सी चीजें समझने की चाहिए। तो 1 मिनट को क्या हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आ गया समझो। तो इसे हम क्या, यहां से देखो, यहां से अगर इसे हम काट दे तो कट ही जाएगा। ठीक है, इसे ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा 1/30 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट समझो, निकल भी आया हमारा। क्या होता है इसकी यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ROR की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर? 2 मोल्स दे रखे हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे लिख लो 2 मोल्स, यहाँ पे यूनिट से हो जाएगा 1/30 मोल। ठीक है, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? 60 सेकेंड यहां से कट जाएगा, 2 30 सेकेंड मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहां पे हमारा आ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सब लोग जानते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 है, तो ROR
इज इक्वल टू, यहाँ पे एवरेज आर वाले लिख लो चाहे तो, या फिर ना लिखो, एज्यूम कर लो कि लिखा हुआ है, अच्छे लोग हो आप लोग। डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई टी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि देखो डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी कितना निकाला है, 1/30 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये जो निकाले माइनस यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर इसको चाहे तो 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकला है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया हमें। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आर हुआ 1/30 मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में मिल गया 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इरेज करना पड़ रहा है, सॉरी, नोट तो कर ही लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ये कैसे निकालोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3? पहले तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, NH3 का क्या होता है। NH3 का रेट ऑफ रिएक्शन होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा NH3 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ठीक है, होता है ना, होता है। ठीक है, तो यहां पे तुम लिख सकते हो डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ROR इंटू 2। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, देखो इधर ये। तो अब ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हो गया। ऐसे तो लिखेंगे, मॉड लगा दो इधर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो लिखा नहीं कह सकते हम आराम से। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी क्या निकाला है, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां पे इसकी वैल्यू रख दो आराम से, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो 1/30 2 1 जा 250, तो यहां से इसकी वैल्यू आई 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हमें मिल गया 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 फर्स्ट ऑफ ऑल हम ROR निकालेंगे, तो ROR ऑफ NH3 निकालेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे लिखा। अब इसको इधर ले आया तो ये हमारा सेफ ये बच गया, तो इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो 1/30 इंटू 2 तो 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नोट डाउन करो, हो गया, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 देखो। थर्ड क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक, अब हमने क्या बताया था आपको, क्या समझाया है कि टाइम के साथ में रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, ये हमेशा याद रखना, बस मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसे। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखो H2 क्या है, 1/3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हमने। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ, अब यहाँ पे देखो सिंपल बचा, अभी माइनस से तो मॉड लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप। देखो डेल्टा NH2 बाई डेल्टा टी। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ROR इंटू 3, लिख सकते, ये इधर लेके चले जाओ सेफली, ये बचा तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे तो माइनस पड़ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, रेट NH2 का लिख दी है, एकदम मूर्ख है, सॉरी गलती हो जाती है डेल्टा H2। तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंटू 3।
3 सॉरी 3। तो रेट ऑफ रिएक्शन ने क्या निकाला है 1/30, सॉरी थोड़ा अच्छा निकला, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 10 आ गया, 3 10। तो यहां आ गया 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी आगे ली, नेगेटिव रिएक्टिंग करता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, इस्तेमाल हो गया। डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी लिया। अब इसको हमने रेट ऑफ रिएक्शन से इसको इनटू किया 3 से, तो ये हमें कंज्यूम मतलब ये हमें सिर्फ यही मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये हमें मिल गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिल गया, ठीक है। इसमें इधर मॉड लगा देंगे, लगा देंगे, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 मिल जाएगा, ठीक है। बस इसको इनटू कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन जो आया वो लिख दो और आया है वो लिख दो, और यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें 1/30 आया था, हमने वो लिख दिया, 1/10 मोल लीटर में सेकंड इनवर्स आ गया, ठीक है। क्लियर है गाइस, नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, इरेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन और देख लो, बस जानते हैं सब इजी चीजें हैं, तो आपको आती मतलब एक बार देख लेंगे तो आपको आप समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो एक नया क्वेश्चन है, 2 moles of N2O5 gives out 4 moles of NO2 plus O2, ठीक है। मान लो 2 moles of N2O5 है, gives out 4 moles of NO2 plus O2, ठीक है। If rate of appearance of NO2 is 2 moles लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अगर इसका रेट ऑफ अपीयरेंस NO2 का 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ, बोल देता हूँ फिर लिखता ही नहीं, थोड़ा सा 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, निकाल दो। दूसरा हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 moles of N2O5 gives out 4 moles of NO2 plus O2, ठीक है। तो हमें जो गिवन है वो लिख लो, फिर उसके बाद हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। हमें गिवन क्या है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, तो R है इसका गिवन, तो डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T हमें गिवन है 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इतना समझ में आया, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जिसका दिया वो डायरेक्ट निकालो, सबका का निकालो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इसी से निकाल देंगे NO2, तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहां से देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है प्लस, ठीक है। पूरे का रेट ऑफ रिएक्शन तो आप लिख लेंगे डायरेक्ट, देखो यार इसका डायरेक्ट इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहा हूं, इसका डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T लिखा, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा था कि नहीं, ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दे रखा था, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दे रखा था, थोड़ा रफली लिख रहा हूं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम में दे रखा है, तो यहां से हम देख सकते हैं 1/4 into 2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, यहां से आया 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके क्लियर इतना। यहां से हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब तो हमारा क्वेश्चन KDS हो गया, के गाइडेंस वाटर में करना ही नहीं, इतना इजी है कौन, आपको बहुत इजी है, सबके लिए इजी है यार, सब समझो, सब कॉन्सेप्ट देखो यार, सब समझ में आएगा। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया है, तो हम सब कर ले जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दे रखा हुआ था, हमें कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा हुआ था 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे आ गया, तो डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T हो गया, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें इतना दे रखा था 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो 1/4 2 जा 2 2 जा 4, तो 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया, क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 बताओ हमें, ठीक है।
रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। बहुत इजी। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकालेंगे। N2O5 क्या है, तो N2O5 2 मोल्स ऑफ N2O5 है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गई डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इनटू 2, इधर इसे ले आओ तो अच्छा लगेगा। डेल्टा N2O5 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इनटू 2, ठीक है। माइनस लगा तो मॉड लगा दो, हट जाएगा माइनस। ये हमें क्या लिखा हुआ है, ये हमें क्या लिखा दिख रहा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5, ठीक है, क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनटू 2, द रेट ऑफ रिएक्शन इसका कितना हमने निकाला था, 1/2 निकाला था हमने 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये निकाला था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 इंटू 2 से 1, तो ये आ गया 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, 1 मोल 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया हमारा। अच्छा नहीं लग रहा यार, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया, डिसअपेरेंस भी निकल गया, क्लियर है। ओके गाइस, नोट डाउन करो। एक बार बता दो, रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला पहले, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हमने क्या किया, हमें इसे एज इट इज रहने दिया, इसको यहाँ पे लिया, रेट ऑफ रिएक्शन से इनटू कर दिया, ठीक है, इनटू कर दिया। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो हमने निकाला था यहाँ पे रख दिया, इनटू 2 कट गया, और यहाँ पे आ गया 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 इज कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम का रेट ऑफ डिसअपेरेंस हमें मिल गया 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, नोट डाउन करो। ओके गाइस, इरेज कर रहा हूं, बस एक थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, उसे भी देख लो बस। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का तरीका, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस नाम से लग रहा है, ये क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट फॉर वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल डेटा, फॉर very small delta t, like delta t tends to 0, या कह लो डेल्टा t tends to 0, या कह लो कि डेल्टा t tends to dt, बहुत छोटे टाइम पे, बहुत छोटे टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, बहुत छोटे टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका बहुत इजी, बहुत मजा आएगा, इसे देखो। इसे मान लो हमें दिया है 2a + 3b गिव्स आउट 4c, ठीक है। तो हमें इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, तो हम लिखेंगे कैसे, देखो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे आ जाएगा, बस क्या हो जाएगा dA/dt, तो आता है सबको कॉमन चीज है, dA/dt कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, छोटे टाइम पे उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, ये निकालने का तरीका, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो यहां पे देखो, माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे, कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू प्लस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे, कंसंट्रेशन ऑफ C, सॉरी बी रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब टाइम के साथ में कंसंट्रेशन, पहले देखो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देखो ग्राफ, देखो ग्राफ थोड़ा देखो, ये देखो टाइम के साथ में अगर हम रिएक्टेंट का ग्राफ देखें तो क्या हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है यार, टाइम के साथ में अगर रिएक्टेंट का ग्राफ देखो तो क्या लग रहा है आपको,
टाइम के साथ में रिएक्टेंट का ग्राफ घट रहा है, जाहिर सी बात है। टाइम के साथ में रिएक्टेंट का ग्राफ धीरे 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 घट रहा है, समय के साथ साथ घट रहा है। और प्रोडक्ट का ग्राफ देखो, देखो प्रोडक्ट का ग्राफ देखो, ये प्रोडक्ट हमारा, ये प्रोडक्ट और ये हमारा टाइम। तो ये क्या हो रहा है, ये समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लेकिन भी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि टाइम चाहे जितना चेंज करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बन ही नहीं रहा। टाइम चाहे जितना चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि जितना टाइम बढ़ाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम और टाइम बढ़ाओगे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट इक्वल रहेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितना टाइम बढ़ाओगे वो सेम रहेगा, ठीक है। देखो टाइम के साथ में देखो प्रोडक्ट घट रहा है, ठीक है, बट सॉरी टाइम के साथ में रिएक्टेंट घट रहा है, टाइम के साथ में प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बस आगे चल के इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, उसके आगे चेंज ही नहीं होगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, उसके आगे चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, चाहे जितना टाइम बढ़ाओगे चेंज ही नहीं होगा। ऐसा भी केस होगा कि चाहे इतना टाइम बढ़ाओगे चेंज ही नहीं होगा, ऐसे आगे 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 चलते 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 टाइम के साथ में बढ़ते 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 प्रोडक्ट जो होगा हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ओके। यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह पे आप कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लो या बी ले लो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ सी ले लो, ऐसे भी बना सकते हो। स्लोप पहले उसका रिएक्टेंट की जगह पे यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख के बना लो या फिर ये लिख लो, हम तो दोनों बना, हम तो चाह रहे हैं आप सब बना लो। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है और ये कंसंट्रेशन ऑफ सी है। तो देखो टाइम के साथ में रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ में घटता है, प्रोडक्ट क्या होता है, टाइम के साथ में बढ़ता है। तो इसका देखो, इसका कंसंट्रेशन, इसका देखो, इसका स्लोप कैसा बनेगा, स्लोप 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 कुछ इस टाइप का बनेगा, थीटा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा dA by dt कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ठीक है। तो स्लोप कैसे बनेगा, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको देखो, इसको हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि मान लो ये ऐसे गया, पीछे ऐसे, देखो ऐसे हो गया, ये पीछे से प्रोड्यूस हो गया, तो इसका ये थीटा बना, तो यहाँ पे स्लोप बना सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, जो कि हम समझाने के लिए स्लोप बनाने के लिए इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट किए हैं। ये ग्राफ ऐसे जाके आगे चल के इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा, यहाँ से जाएगा और आगे चल के इक्विलिब्रियम स्टेट, चाहे जो करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी या कंसंट्रेशन ऑफ देख लो या प्रोडक्ट लिख लो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, कोई प्रोडक्ट है और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ भी वैसे रिएक्टेंट के केस में बना लो ग्राफ कि मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है और उसके केस में टाइम का ग्राफ बन रहा है, ये ठीक है, इसका टाइम के साथ चिच्छी मिला दे रहा है, आगे इसके मिल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं, हल्का लग रहा है, देखो ये ऐसे, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ। क्लियर है गाइस? तो हमने क्या बताया, 2a plus 3b gives out 4c। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे लिख लीजिए dA by dt इज इक्वल टू फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है टाइम के साथ में, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। टाइम के साथ में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो -1/2 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है dA by dt -1/3 dB by dt कंसंट्रेशन अभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ में प्रोडक्ट का, तो 1/4 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कंसंट्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इसका कि ये कंसंट्रेशन है टाइम के साथ घट रहा है, तो इसे समय के साथ ऐसे घट रहा है, ठीक है, और ये समय के साथ में बढ़ रहा है तो समय के साथ में बढ़ रहा है, ठीक है, आगे चल के इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि टाइम चाहे जितना बढ़ाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, क्लियर है? नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, नोट हो गया, इरेज कर रहा हूं।
एक क्वेश्चन देखो कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, 2 रुपीज क्वेश्चन, 1 2 + 3s2 gives out 2 moles of NH3। 2 रुपीज क्वेश्चन, 2 रुपीज क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड फर्स्ट फाइंड करना है हमें, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड फाइंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2। ठीक, N2 का हम निकालो तो दिक्कत नहीं, किसी का भी N2 का हमने N2 दिया है, आपने घर पे लगाइए, NH3 का लगाइए, सबका लगाइए, पहले बदल बदल के प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे देखो, इसका पहले ग्राफ प्लॉट कर दो, ग्राफ देखो क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, H2 का, H2 का हमें ग्राफ प्लॉट करना था, कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल प्रति लीटर में इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन, ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो ये कहता है, मान लो ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे, मान लो ये कहता है जब कंसंट्रेशन 2 सेकेंड था, सॉरी जब टाइम 2 सेकेंड था, जब टाइम 2 सेकेंड था तब इसकी कंसंट्रेशन मान लो 10 थी। जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तब कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है, जब मान लो टाइम 4 सेकेंड हो गया, जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तब इसका कंसंट्रेशन 6, मान लो कुछ वैल्यू ले लो, सॉल्व करो अच्छे से बढ़िया से, बस कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम dt, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप ले लो tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। हम इसको उससे भी एवरेज आर से भी निकाल सकते हैं, एवरेज से भी फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस पढ़ रहे तो इंस्टेंटेनियस लगाते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस लगाते हैं, उससे भी ट्राई करोगे उससे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब टाइम 2 सेकेंड था तब कंसंट्रेशन 10 था, जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तो कंसंट्रेशन 6 हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल मींस 6 माइनस 10, टाइम फाइनल माइनस इनिशियल मींस 4 माइनस 2। ये तो समझ में आ ही रहा होगा सबको, फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 में से 10 जाएगा तो -4 बचेगा, दिख रहा है, -4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 2 रुपीज क्वेश्चन था, रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया हमें, -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम पा चुके हो, तुम्हें मिल चुका है, अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालो। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 क्या कहता है, 2 रुपीज, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सॉरी। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 निकालना है, तो पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे N2 का, N2 का रेट ऑफ रिएक्शन माइनस N2, आगे 1 1 है, 6 चीज यहाँ पे लिख दो भैया, 1/1, रेट ऑफ रिएक्शन वही आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंटू 1 इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 with respect to time dt is equal to rate of reaction into 1, माइनस था मॉड लगा दिया, हट गया, ये क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये आ गया 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन वाला रेट ऑफ डिसअपेरेंस आ गया, कभी भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी आया 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये भी हो गया, ये भी 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी 2 मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दोनों आए, ठीक है।
समझ में आ गया। 2 रुपीज क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक समाप्त होता है, यहीं पे समाप्त होता है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।